गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द बॉन्ड स्टडी। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट। अब हम एक लास्ट पार्ट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। हमने आप लोगों के साथ माउथ डिस्कस कर लिया था, बक्कल कैविटी डिस्कस कर ली थी। टू मेजर पार्ट्स ऑफ द बक्कल कैविटी अपन डिस्कस कर चुके थे, जिसका नाम पहले का टंग था और दूसरे का आपका टीथ था। उसके बाद हमने फेर्निक्स डिस्कस किया था, फिर हमने ईसोफेगस डिस्कस किया था, स्टमक हमने डिस्कस किया था, एंड देन आफ्टर अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के साथ ह्यूमन डाइजेशन जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा साहब। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार होता क्या है, सारी चीज़ें सुनिएगा ज़रा एक दफ़ा में। देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है साहब कि वो ज़्यादा बड़ी है। मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये 1.2 टू 1.7 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है ओनली। तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द इट्स शेप, कि इसका शेप कैसा है। वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो पतली होती है, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है साहब, ठीक है साहब। तो ये पूरे की पूरी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। आप थोड़ा सा इस फिगर की तरफ मेरे साथ थोड़ा सा तवज्जो कीजिए। ये फिगर जो है वो मैंने बनाई है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है साहब? लार्ज इंटेस्टाइन है, या इसको लिखना जरूरी नहीं है, मैंने बता दिया कि सिर्फ ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन की मेजरली 3 पार्ट्स हैं। देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहला पार्ट क्या है? काइकम है, ठीक है, विच इज शो हेयर, ठीक है, जो यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरा है कोलोन, ठीक है, कोलोन यहाँ पे शो हो रहा है। तीसरा है रेक्टम, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। तो सबसे पहला पार्ट मैं इसको रेड कलर की मार्कर से हाईलाइट करता हूँ, काइकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। मैंने यहां पे शो कर दिया कि पहला वाला क्या है, काइकम है, कोलोन है और रेक्टम है। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। तो यहीं पर ही 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले आपको 2 चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लेरिफाई करनी है कि इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट जिस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के थे, डुडोनियम, जुजिनम एंड द इलियम, ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, काइकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब ये जो काइकम, कोलोन एंड रेक्टम है, अब इसके बारे में बारी बारी से हम पढ़ते हैं। इधर देखिए जरा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं काइकम की बात। साहब काइकम क्या चीज होती है? देखिए, काइकम जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है लॉन्ग इंटेस्टाइन का। वाइडेस्ट मतलब सबसे ज्यादा फैला हुआ वाइड पार्ट है पूरी की पूरी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद क्या है, मैंने एक स्पेशल पॉइंट यहां पे लिखा है, एक स्पेशल पॉइंट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। स्पेशल पॉइंट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। मैंने एक स्पेशल पॉइंट बना के पूरा का पूरा यहां पे हाईलाइट किया है कि साहब ये जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखना, मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट तो सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट कई बारी एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो हम सब जानते हैं कि 6.3 मीटर की होती है और सबसे ज्यादा लंबी वही होती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। तो मैंने यहां पे एक जनरली बात लिख दी है कि ये जो स्टमक है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट है, पहली चीज, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा थोड़ा सा फिगर की तरफ आइए आप, मैं आपको दिखाता हूं फिगर की तरफ ले जाके। देखो इस जगह पे यहां काइकम के ऊपर, यहां काइकम के पास ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोलाई, एक सेकंड रुकना, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस ई कोलाई को हम एस्चेरिया कोली बोलते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? एस्चेरिया कोली बोलते हैं, एस्चेरिया कोली बोलते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एस्चेरिया कोली। ई कोलाई को हम एस्चेरिया कोली बोलते हैं। और एक स्पेशल बात अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये सिम्बायोटिक होता है। कैसा होता है भाई? सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। अच्छा, ये काम क्या करता है? देखो हमारे फूड, ऐसा बहुत सारा फूड होता है हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन के, विटामिन्स, मिनरल्स हमारे अनडाइजेस्टेड फूड्स में रह जाते हैं। लेकिन जब ये
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये उसके साथ क्रिएट करके सब कुछ वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई इंसान तुमसे आता है और आकर तुमसे पूछता है कौन सा बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, तो तुम क्या कहोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है एक, जिसका नाम ई कोलाई होता है या एस्चेरिया कोली होता है। ठीक है, अब तो देखो वो बाहर से पूछ रहा है कि भाई बैक्टीरिया कहां पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, कौन सी जगह में? मैंने तो 3 पार्ट बताए हैं ना तुमको। पहला पार्ट काइकम, कोलोन और रेक्टम की तरह से मैंने तुमको समझाया है कि पहला पार्ट काइकम होगा, दूसरा पार्ट कोलोन होगा और तीसरा पार्ट जो है रेक्टम होगा। ठीक है, तो अगर वो पूछे कि भाई किस जगह पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन की तो 3 पार्ट्स हैं, तो काइकम के अंदर इस जगह पे सिम्बायोटिक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एस्चेरिया कोली। फिर दोबारा बता रहा हूं, इसका काम क्या होता है, बहुत सारा ऐसा फूड रहता है जो हमारे पेट से अनडाइजेस्टेड रहता है और वो अंदर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन के स्पेशली वहां पे मौजूद होता है। ये उसको क्या कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये वहां पे पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, काइकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि काइकम के अंदर क्या पाया जाता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए, पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया कि साहब काइकम होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, कोलोन होता है। ठीक है, कोलोन यहां से, काइकम यहां पे खत्म हो जाता है, कोलोन यहां से चालू हो जाता है, कोलोन यहां से चालू हो जाता है। अब ये कोलोन किस तरीके से होता है साहब, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिरकार कोलोन जो है वो किस तरीके से कहां पर किस तरीके से होता है। तो देखिएगा जरा मेरी बात, मैं आपको बताता हूं कि कोलोन जो है वो क्या है साहब। अब कोलोन यहां से चालू हुआ, अब जब कोलोन यहां से चालू हुआ तो क्या होगा साहब कि मैंने बताया काइकम यहां पे खत्म है, द काइकम आर एंड्स इनटू हियर। ठीक है, काइकम यहां पे खत्म हो चुका है, काइकम यहां पे खत्म हो चुका है। ठीक है, काइकम यहां पे खत्म हो चुका है, फिगर जो है आप पहले बना लीजिएगा। काइकम यहां पे खत्म हो चुका है, यहां से क्या शुरू हो चुका है भाई, आपका कोलोन शुरू हो चुका है। अब कोलोन को भी इन लोगों ने 4 हिस्सों में तोड़ दिया। शुरुआती कोलोन को हम कहेंगे असेंडिंग कोलोन। ठीक है, जो बीच का कोलोन होगा जो यहां पर दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, और जब कोलोन नीचे की तरफ उतरेगा तो उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। जब चढ़ रहा था तो असेंडिंग, जब उतर रहा है तो डिसेंडिंग, और जो बीच का है वो ट्रांसवर्स कोलोन है। ठीक है, और जो आपका नीचे सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है कोलोन का उसको हम कहेंगे सिग्मोइड कोलोन। क्या कहेंगे साहब, सिग्मोइड कोलोन, यानी जो मुड़ता हुआ कोलोन है। तो इसके अंदर सिर्फ ज्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ जनरली ध्यान रखना है कि कोलोन के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, आपका असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग है जो चढ़ रहा है, फिर ट्रांसवर्स आ गया, उतरता हुआ पार्ट डिसेंडिंग कहलाएगा, और सबसे निचला पार्ट जो है उसका सिग्मोइड कोलोन कहलाएगा, यानी मुड़ा हुआ कोलोन कहलाएगा। बात यहां तक क्लियरिफाई हो रही है। उसके बाद देखिए, फिर मैंने बताया मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन कोलोन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है, कोलोन के अंदर होता है। किस जगह होता है भाई, कोलोन के अंदर होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन आर टेक प्लेस इनटू द कोलोन, कोलोन के अंदर होता है। अगर कोलोन वाटर को एब्जॉर्ब करना बंद कर दे तो उस कंडीशन में इंसान को लूज मोशन हो जाते हैं, और उस कंडीशन में लूज मोशन के साथ मैंने जिस तरीके से बताया कि काइकम के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जिनको जो वहां से एब्जॉर्ब करता है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ द फीकल मैटर्स यानी स्टूल की शक्ल में बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, और बॉडी कैसी हो जाएगी भाई, आपकी डिहाइड्रेट हो जाएगी, मतलब बॉडी में से पानी की कमी हो जाएगी। जब अगर ये कोलोन पानी को एब्जॉर्ब करना बंद कर दे, जब पानी की कमी हो जाएगी तो इंसान का मोशन बिगड़ जाएगा, लूज मोशन उसको क्रिएट होंगे, और इस कंडीशन में इंसान मर भी सकता है। ये इट इज ऑल्सो लीड्स टू द डेथ। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों कि आखिरकार मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यही रियलिटी है और यही कॉन्जुगेशंस हैं इन सारी चीजों को समझने की। तो कोलोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ एक स्पेशल पार्ट दिमाग में रखना है कि इट एब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर, सबसे ज्यादा वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है कोलोन के अंदर। उसके बाद बात आती है रेक्टम के अंदर। ठीक है, रेक्टम के अंदर क्या बात आती है कि रेक्टम क्या अपने अंदर कंसिस्ट करता है, यहां पर आते 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 फीकल मैटर्स जमा हो जाते हैं इस जगह पे।
यहाँ पर आते 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 क्या जमा हो जाते हैं साहब, फीकल्स मैटर्स जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं, फीकल मैटर्स जमा हो जाते हैं। फीकल मैटर आ जाता है, मतलब वो पूरा का पूरा स्टूल बन जाता है, टॉयलेट बन जाती है। ठीक है, तो क्या होता है साहब, जो फीकल मैटर होता है वो फाइनली पास हो जाता है, यहां से निकलता है, एनल के अंदर जाता है और एनल से एनल कैनाल के जरिए होता हुआ एनस के जरिए से जो आपका आप कह सकते हैं कि जो आपका जो जिस जगह से आपका स्टूल पास होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, एनल कैनाल कहते हैं। यहां तक बात जो है वो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ रही होगी साहब कि एक्चुअली बात हो क्या रही है। बात को समझिए जरा साहब थोड़ा सा। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि साहब ये रेक्टम हो गया, यहां तक रेक्टम की बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो जब यहां से बना ट्रांसवर्स कॉलम में, डिसेंडिंग कॉलम्स में, सिग्मॉइड में, रेक्टम के अंदर पहुंच गया, फाइकल मैटर के अंदर पहुंच गया, एनल कैनाल के अंदर चला गया, अब एनस के अंदर चला गया। मेरी बात को सुनो, अब क्या होगा, इजेक्शन होगा, रिमूवल होगा। जैसे ही ये फाइकल मैटर रिमूव होगा, यहां से निकल जाएगा बाहर, उसको हम क्या कहेंगे, डिफेकिएशन बोलेंगे, मतलब फीकल मैटर का निकल जाना। जब कहीं पर भी डी लग जाए ना तो समझ जाना उसका निकल जाने की बात हो रही है, डिफेकिएशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये कैसा है, एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, वॉलेंट्री प्रोसेस है, जो हमारे हाथ में रहता है। समझ में आ रही बात? अब सवाल ये खड़ा होता है, सर एक बात बताइए कि यूरिन जो है वो पास कैसे होता है? ठीक है, जब कोई भी इंसान जाके वॉशरूम के अंदर बैठ जाता है तो स्टूल पास कैसे होता है? उसके काइकम के अंदर, रेक्टम के अंदर एक मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या काम करता है कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स के जरिए से वॉलेंट्री प्रोसेसेस क्या काम करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। चेंज नहीं करते मतलब बाहर पास आउट कर देते हैं। तो इसीलिए हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना क्या कहलाता है, डिफेकिएशन कहलाता है। ठीक है, या डिफेसिलेशन कहलाता है। इन्हीं सारी चीजों को कहा जाता है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस है, वॉलेंट्री प्रोसेस है। ऐसा नहीं है साहब कि कोई भी चीज जो है वो कंडीशनली हो सकता है उस जगह से। बात को समझिए जरा साहब थोड़ा सा कि आखिरकार मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जाएगा और मतलब अपने आप उस कंडीशन में हो जाए, एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। यहां तक बात समझिए। उसके बाद मैंने लिखा है कि द फाउल स्मेल ऑफ द मैटर, मतलब वो बताना चाह रहा है कि जो फीकल की गंदी सी स्मेल आती है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर इंडोल, स्केटोल एंड वेरियस गैसेस वहां पे मौजूद होती हैं। ठीक है, इंडोल, स्केटोल और वेरियस गैसेस वहां पे मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से उस फाइकल मैटर के अंदर एक फाउल स्मेल आने लगती है, एक बहुत बुरी सी स्मेल आने लगती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, भाई आपका फाउल स्मेल बोला जाता है। यही वजह होती है कि जब एसिडिटी निकलती है, जब एसिडिटी होती है साहब, किसी भी इंसान को एसिडिटी होती है और गैस बाहर निकलती है एसिडिटी के दौरान, तो वो गैसेस की जो स्मेल होती है, स्मेलिंग फाउल होती है। कैसी स्मेल होती है साहब? फाउल स्मेल होती है। ठीक है साहब, कैसी स्मेल होती है? फाउल स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है साहब? फाउल स्मेल होती है। और बैड स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, बहुत ज्यादा बैड स्मेल होती है। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई होगी। अच्छा, मैं अगर आपको एक चीज समझाऊं, यहां तक बात समझ में, आपने देखा है कि मेजरली जो आपका कलर है किसका, ब्राउन फेसेस जो रहते हैं, वो किस वजह से, टॉयलेट का जो कलर है, जो आपके स्टूल का कलर है। देखिए, टॉयलेट एक जगह है जिस जगह पे जाके आप अपने स्टूल को, अपने फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं, कहते हैं उसको स्टूल ही है। इस बात को थोड़ा सा जरा दिमाग में बिठाइएगा। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि साहब जो ब्राउनिश कलर है स्टूल का, वो किस वजह से हो जाता है, ब्राउन क्यों होता है? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब, कि द ब्राउनिश कलर, द ब्राउनिश कलर ऑफ, एक सेकंड रुकिए साहब, the brownish color of stool STOOL, stool, is due to bile pigment, is due to
इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट। यानी जो स्टूल का ब्राउन कलर होता है वो किस वजह से होता है? बाउल पिगमेंट की वजह से होता है। एक चीज और बताता हूं, इससे बात को अपनी साबित करता हूं कि आखिरकार मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आपने देखा है कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू इन्फेंट्स होते हैं, वो पूरे तरीके से डिपेंडेबल होते हैं अपनी मां के दूध के ऊपर, ठीक है, अपने मां के लैक्टेशन पीरियड के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं कि मां दूध पिलाएगी तभी उनका पेट भरेगा। लेकिन जिस वक्त वो अपना स्टूल निकालते हैं तो उनका स्टूल भी कैसा निकल कर आता है? येलो कलर का, सॉरी ब्राउनिश या लाइट ब्राउनिश कलर का निकल कर आता है। तो वो जो स्टूल निकलता है ब्राउनिश और लाइट ब्राउनिश, वो भी बाइल पिगमेंट की ही मदद से निकलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है कि आखिरकार किस तरीके से होता है। हर एक चीज़ मैंने ये जो है वो आपके सामने बता दी है, आपको समझा दी है कि आखिरकार कोई भी चीज़ किस तरीके से यहाँ पर हो रही है। आपको सारी चीज़ें समझनी है, एक एक चीज़ मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है कि आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। करना यह है आपको कि सिर्फ पढ़ना है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी सवाल अगर आ जाए तो इससे ज्यादा अलग हटके नहीं जा सकता। दिस इज द गारंटी ऑफ अनसफी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।